नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे समास टॉपिक के ऊपर। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? समास पढ़ रहे थे। देखो, वैसे तो मुख्य रूप से हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शब्द विचार। कौन सा नाम है? शब्द विचार है। और शब्द विचार का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण हम अलग अलग आधार पर करते हैं। उसमें से एक आधार है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ना होता है। इसके आधार पर व्युत्पत्ति की जगह रचना मिल सकता है या बनावट मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं और एक योग रूढ़ होते हैं। कौन से होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। और यौगिक शब्दों के अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं। एक तो आता है संधि। कौन सा आता है? संधि। एक आता है समास। लिखना किसी को कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा अपना। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 टॉपिक आते हैं ना। इसमें से अभी अपना कौन सा चल रहा है? समास चल रहा है। और समास किसे कहते हैं भाई? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। छोटा रूप समास कहलाता है, फैला हुआ रूप विग्रह कहलाता है। समास के जो भेद है, समास के जो प्रकार है वो 6 है। कितने हैं? लेकिन अर्थ के आधार पे जब हम पढ़ते हैं, इसके आधार पे, अर्थ के आधार पे तो 4 होते हैं। ये 6 कौन कौन से हैं? 6 में से 4 तो ये आ जाएंगे। एक तो अव्ययी भाव समास, और एक तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष के बहुत सारे उपभेद होते हैं। एक द्वंद्व समास होता है और एक बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि होता है, ठीक है। तो 4 तो ये हो जाते हैं। और तत्पुरुष का एक कारक से भिन्न आधार पे एक और होता है द्विगु, और एक होता है कर्मधारय। कौन सा होता है? कर्मधारय। तो जो 6 पढ़ते हैं, 6 में से 4 तो ये हो जाते हैं और 2 ये हो जाते हैं। और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अव्ययी भाव समास 2 प्रकार का होता है, अव्यय पूर्व पद और नाम पूर्व पद। ये कंप्लीट हमने पढ़ लिया था। तत्पुरुष समास कारक के आधार पर पढ़ते हैं, कारक से भिन्न आधार पर पढ़ते हैं। कारक के आधार पर 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 कौन कौन से होते हैं? बोलो, नाम बोलो, जोर से बोलो। हाँ। और 5 ही हुए तो अधिकरण या संबोधन? संबोधन होता है तो अधिकरण होता है। कारक से भिन्न आधार पे कौन कौन से होते हैं? हाँ बहन जी, आप बोलो। कारक से भिन्न, हाँ आप बोलो। कारक से भिन्न आधार पे कौन कौन से होते हैं? नहीं आता? हाँ बोलो। निपात, आलूक, और हाँ सीताराम, आप बोलो। हम्म देखो, आज पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो हेडिंग डालो, द्वंद्व समास। ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास में कम से कम 2 पद होना जरूरी है। कितने? 2 पद तो होना जरूरी। अगर एक ही पद आएगा तो वहां समास नहीं होगा। कम से कम कितने पद होना जरूरी है? 2 पद होना जरूरी है। तो जिसमें पहला पद प्रदान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, और जिसमें दूसरा पद प्रदान होता है वो तत्पुरुष समास, और जिसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रदान होते हैं वहां पे द्वंद्व समास होता है। और जहां पर ना तो पहला पद प्रदान होता है ना दूसरा पद प्रदान होता है, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रदान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो आपने लिखा है द्वंद्व समास। कौन सा समास? तो द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे अभी। मैं भी लिख लेता हूँ। द्वंद्व समास, हेडिंग डालो। अब देखो, यहाँ ये जो द्वंद्व शब्द आया ना, इसका अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है युग्म। क्या होता है? युग्म या फिर जोड़ा। क्या होता है इसका अर्थ? युग्म या जोड़ा। इसका मतलब द्वंद्व समास में जो पद आते होंगे वो जोड़े से आते होंगे। कैसे आते होंगे? जोड़े से आते होंगे। जैसे माता पिता, कैसे आते हैं? माता पिता। और बातें मत करो भाई। अब देखो, इनके बीच में एक चिन्ह भी आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? ये वाला चिन्ह, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह बोलते हैं।
तो द्वंद्व समास में एक पहचान ये भी है इसकी कि इसमें योजक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि सदैव योजक चिन्ह नहीं आते हो, बिना योजक चिन्ह के भी आ सकते हैं। बाकी सामान्यतः हम ये कह सकते हैं योजक चिन्ह आते हैं इसमें। इसमें पहला पद भी प्रदान होता है और दूसरा पद भी प्रदान होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं दोनों पद प्रदान होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों पद, और दोनों पदों की जगह पे आपको शब्दावली मिल सकती है उभय पद। कौन से पद? तो जिसमें उभय पद प्रदान होते हो, जिसमें दोनों पद प्रदान होते हो, उसे क्या कहते हैं? हम द्वंद्व समास कहते हैं, ध्यान रखना। और इसका जब विग्रह करेंगे ना हम, तब प्रयोग करते हैं हम और, नहीं तो फिर या, नहीं तो फिर अथवा, नहीं तो फिर आदि, नहीं तो फिर इत्यादि। द्वंद्व समास में विग्रह करते समय हम इसका प्रयोग करते हैं, और, या, अथवा, आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, द्वंद्व समास के भेद भी होते हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का द्वंद्व समास? 3 भेद कर रखे हैं। 3 भेद कौन कौन से कर रखे हैं? एक तो इतरेतर कर रखा है, इतरेतर, पूरा नाम क्या मिलेगा इसका? इतरेतर द्वंद्व समास। और एक मिलेगा वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास। और एक मिलेगा समाहार द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और वैकल्पिक समास। इस प्रकार से 3 नाम मिलते हैं, यानी द्वंद्व समास के हम ये कह सकते हैं कि 3 भेद होते हैं। आपको लिखना कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा अपना ना। और इसका विग्रह करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? और का प्रयोग करेंगे, या का करेंगे, अथवा का करेंगे, आदि इत्यादि का करेंगे। और अगर इस विग्रह रूप में देखे, इस वाले में जाके देखते हैं अगर हम, तो इसमें तो और का प्रयोग होता है। अगर जब आप विग्रह करते समय और का प्रयोग करेंगे तो वो द्वंद्व के कौन से भेद में चल जाएगा? इतरेतर में। अगर आप या लगाओगे या फिर अथवा लिखोगे विग्रह में, तो वो किस में जाएगा? वैकल्पिक में चला जाएगा। और अगर आप आदि इत्यादि का प्रयोग करोगे तो वो किस में चला जाएगा? समाहार में चला जाएगा। दूसरी बात, इसमें विद्यार्थियों अगर कोई निरर्थक पद आ रहा है, क्या आ रहा है? निरर्थक पद आ रहा है, तो उसका जब विग्रह करेंगे ना हम, तो उस समय उस निरर्थक पद को क्या करेंगे? हटा देंगे, उसका लोप कर देंगे, ध्यान रखना। तो मैं कुछ फैक्ट है वो लिखा देता हूं, मतलब एक प्रकार से द्वंद्व समास की पहचान लिखा देता हूं, फिर मैं उदाहरण दूंगा, फिर विग्रह करेंगे हम, और विग्रह देख के भी आपसे उसका सामासिक पद भी बनवाया जा सकता है। तो कोशिश करते हैं इसको सीखने की। तो सबसे पहले आपने लिख लिया होगा द्वंद्व समास। यहाँ लिखो, द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखो। द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ युग्म या जोड़ा होता है। क्या होता है? युग्म या जोड़ा होता है। लिख लिया? लिखो, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। और दोनों के ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? उभय, उभय पद प्रदान होते हैं। आपसे पूछा जाए किस समास में उभय पद प्रदान होते हैं? एक ही समास है केवल। कौन सा? द्वंद्व समास है। ध्यान, 6 समास पढ़ते हैं, या मुख्य रूप से हम 4 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 4। अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्यय भाव में तो पहला पद प्रदान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, और उसके जितने भी उपभेद है उनमें सब में दूसरा पद प्रदान होगा। फिर द्वंद्व में पहला और दूसरा होगा, और बहुव्रीहि में ना तो पहला होगा ना दूसरा होगा, बल्कि कोई अन्य पद प्रदान होता है। तो इसमें उभय पद प्रदान होता है। कौन सा होता है? उभय पद प्रदान होता है। अब देखो, द्वंद्व समास में 2 पद तो आएंगे। समास की पहली शर्त यही है कि 2 पद आते हैं, लेकिन हिंदी में एकमात्र समास ऐसा है जिसमें 2 से अधिक पद भी आ सकते हैं। लिखो, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में
दो से अधिक भी पद प्रयुक्त हो सकते हैं। पद का मतलब शब्द से लिया गया है। दो से अधिक पद ब्रैकेट में शब्द आ सकते हैं। अब देखो, दो या दो से अधिक जब पद आते हैं तो इन पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सामान्यतः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। 99% शब्दों में क्या मिलेगा आपको? योजक चिन्ह मिलेगा, लेकिन सदैव मिले ऐसे कोई गारंटी नहीं है। लिखो, द्वंद्व समास के सामासिक पदों में, सामासिक पद का मतलब छोटा रूप, सामासिक पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह देखो इसको कहते हैं कि बीच में चिन्ह लगाते हैं ना ऐसा, इन दोनों को जोड़ने का। जैसे एक माता है एक पिता है, इन दोनों को बीच में जोड़ने का काम कौन सा चिन्ह कर रहा है? योजक चिन्ह कर रहा है। इसको इंग्लिश में हाइपन साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपन साइन कहते हैं, और हिंदी में इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ये दो पदों को जोड़ने का काम करता है, और मुख्य रूप से द्वंद्व समास में इसका प्रयोग होता है, लेकिन अन्य समास में भी हो सकता है। ओके, लिखो, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में या द्वंद्व समास के सामासिक पदों में यदि कोई निरर्थक पद, निरर्थक पद प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, तो निरर्थक पद प्रयुक्त हुआ है तो विग्रह करते समय, विग्रह करते समय उस निरर्थक पद का लोप कर दिया जाता है। उस निरर्थक पद का लोप कर दिया जाता है। लिख लिया? अब देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। और उसमें आपको लिखाया था जहां एक पद संख्यावाची होता है, एक पद संख्यावाची होता है, वहां द्विगु समास होता है। लेकिन जब दोनों ही पद संख्यावाची हो जाते हैं तो द्विगु समास नहीं होकर द्वंद्व समास होता है। लिखाया था ना वहां पर, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत जाता था। तो आप यहां पर भी लिखिएगा। जब दोनों पद अलग अलग, एक ही नहीं, जब दोनों पद अलग अलग संख्यावाची पद होते हैं, जब दोनों पद अलग अलग संख्यावाची होते हैं तो वहां भी द्वंद्व समास होता है। वहां भी क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। देख लिया? वहां पर भी क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अब देखो, एक मैं लिख रहा हूं, मतलब 4 5, क्या लिखा है मैंने? 4 5। तो इसका विग्रह करोगे जब 5 और 4 नहीं करना आपको, 4 और 5 करना है। या फिर मैंने लिखा जैसे 24, क्या लिखा है? 24। 24 का जब हम विग्रह करेंगे तो 20 और 4 नहीं करना है, 4 और 20। यानी कि जब ऐसे संख्यावाची पद आते हैं ना, तब हम विग्रह करते समय छोटी संख्या पहले लिखते हैं। तो लिखिएगा, संख्यावाची पदों में, संख्यावाची पदों में विग्रह करते समय, विग्रह करते समय छोटी संख्या, छोटी संख्या पहले लिखी जाती है।
या पहले प्रयुक्त होती है? छोटी संख्या पहले प्रयुक्त होती है। अब देखो इस शब्दावली को या इस लाइन को समझने के लिए चाहो तो आप ये उदाहरण लिख सकते हो यहां पर, जैसे 4 और 20 24, समझ जाओगे ना? लिख ही लो, चलो ठीक रहेगा, यहाँ यही उदाहरण लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं इन फैक्टों के साथ उदाहरण कभी भी नहीं लिखाता हूँ, पर फिर भी आप लिख लो, कभी कभी नियम तोड़ भी देना चाहिए। क्योंकि उदाहरण तो मैं सारे एक साथ दूंगा ना अभी आपको, बहुत सारे। ठीक है, तो इस फैक्ट को समझ गए आप कि जब भी संख्यावाची शब्द आते हैं तो विग्रह करते समय हम छोटी संख्या का पहले प्रयोग करेंगे, है ना? देखो इसमें क्या होता है कि जैसे एक शब्द आता है सेठ साहूकार, क्या आता है? सेठ साहूकार। तो देखो कम अक्षर किसमें, सेठ में साहूकार में? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब इसमें विग्रह करते हैं हम, तो कम अक्षर वाला शब्द पहले लिखते हैं। साहूकार सेठ नहीं करना, साहूकार और सेठ नहीं करना, इसका विग्रह क्या होगा? सेठ और साहूकार होगा। लिखिएगा, द्वंद्व समास में प्राय, द्वंद्व समास में प्राय पहला पद कम अक्षर वाला होता है। अभी तो बैठ जा, जहां भी जगह मिले वहां। हाँ, कम अक्षर वाला, वापिस बोलना, सेंटेंस जमा नहीं, कम अक्षर वाला होता है। जैसे सेठ साहूकार, लिखो, द्वंद्व समास में प्राय पहला पद स्त्रीलिंग होता है। जरूर नहीं हमेशा ऐसा होता है, मतलब पहला पद क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। आप कह दो सर आपने तो कहा था पहला पद स्त्रीलिंग आना चाहिए, अब मैं राम लक्ष्मण में पहला पद स्त्रीलिंग कहां से लाऊं? भाई मैंने शब्द लिखा राम और लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण में अब बताओ स्त्रीलिंग कहां से लेके आऊं? लेकिन सीता राम में आ सकता है, सीता और राम। राधा और कृष्ण में आ सकता है, पहले राधा हरी फिर कृष्ण हरी। पिता और माता में देखे तो माता पहले लिखेंगे, पिता बाद में लिखेंगे। स्त्रीलिंग पद पहले प्रयुक्त होता है, जैसे माता पिता या राधा कृष्ण। राधा, राधा पहले आ रही, कृष्ण बाद में आ रहा है। देख लिया? अब देखिए, ये लिखा दिया कि इसमें दो से अधिक भी पद प्रयुक्त होते हैं। लिखो, द्वंद्व समास में दो से अधिक, दो से अधिक भी पद प्रयुक्त हो सकते हैं या होते हैं। लिखो, द्वंद्व समास का विग्रह करते समय और कॉमा या कॉमा, कॉमा को अल्प विराम बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखना। और या अथवा आदि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया? और या अथवा आदि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। देखो, द्वंद्व समास के तीन उपभेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन उपभेद होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? तीन। तीन कौन कौन से? इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार।
तीन होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा, जो आपने विग्रह करते समय और या अथवा लिखा था, आदि और इत्यादि लिखा था ना, तो समाहार में तो विग्रह करते समय किसका प्रयोग करेंगे? आदि इत्यादि का। और वैकल्पिक में विग्रह करते समय किसका प्रयोग करेंगे? या अथवा का प्रयोग करेंगे। और इतरेतर में किसका प्रयोग करेंगे? और का। लिख लो हाथों हाथ। अब देखो, ये जो इतरेतर है, इस शब्द का अगर टुकड़ा करा हमने तो इतर धन इतर होगा। क्या होगा? इतर धन इतर। कौन सी संधि हो रही है इसमें? गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इसका है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अब जब हमने इस इतर का मतलब लिखा अलग, और इस इतर का मतलब भी क्या है? अलग अलग, तो इसमें जो ये पद आए ना, जैसे माता पिता, जो भी शब्द पद आते हैं, इन पदों को अलग अलग करने का काम करेगा। तो इतरेतर में तो क्या होता है? अलग अलग किया जाता है। और वैकल्पिक में क्या होता है? विकल्प होता है सामने, या फिर विलोम शब्द के जितने भी उदाहरण वो सारे इसमें आएंगे। विलोम शब्दों के उदाहरण किसमें आएंगे? वैकल्पिक में आएंगे। या फिर कोई विकल्प हो दूसरा, तो उसके संदर्भ में भी कौन सा आएगा? वैकल्पिक आएगा। और अगर उससे किसी समूह का बोध हो रहा हो तो वो किस में चला जाएगा? समाहार में चला जाएगा। लिख लो इसको शॉर्ट में। मुख्य रूप से तो आपकी पहचान है आदि इत्यादि, इसकी या अथवा, और इसकी है और। बाकी तो केवल इन शब्दों का पोस्टमार्टम किया है और कुछ भी नहीं है। अब सर आप तो ये बताओ हमें कि माता पिता, मैंने एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है? माता पिता शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा है? नहीं 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 सर, आप तो ये बताओ हमें, द्वंद्व में कौन सा है? आपने बताया कि द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है। अब सर तो बता के खुद ही फंस गए। इसके बजाय तो नहीं बताते वो बढ़िया था, है ना? पर वो आप लोगों के साथ धोखा हो जाता। अब ध्यान रखना, अगर हम इसका विग्रह करें, माता और पिता, कर सकते हैं क्या? जच रहा है के वाक्य सब, मतलब इसका विग्रह जच रहा है क्या? माता और पिता, यहां पे अगर विग्रह करेंगे, माता या पिता कर सकते हैं, और यहां पे कर सकते हैं माता पिता इत्यादि, माता पिता आदि या इत्यादि, है ना? मतलब ज्यादातर उदाहरण देने होते हैं तब इत्यादि का प्रयोग करते हैं, कम उदाहरण देने होते हैं जब आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं और उसके एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद में लिख देते हैं आदि, और जैसे 7-8 उदाहरण दे दिए और उसके बाद में भी और उदाहरण बच रहे हैं, तो फिर उसके बाद में लिखते हैं हम इत्यादि। तो जब दो से अधिक उदाहरणों के बाद में आदि और इत्यादि लिखने की बात आए तो इत्यादि लिखना। और एक के बाद में अगर आदि और इत्यादि लिखो तो क्या लिखोगे? केवल आदि लिखोगे। तो यहाँ माता पिता आदि लिखोगे कि इत्यादि लिखोगे? इत्यादि। दो आ रहे हैं ना? अगर एक ही आता तो आदि लिखते हैं। दो या दो से अधिक में आपको इत्यादि का प्रयोग करना है, क्योंकि आपको पता है समार में आदि और इत्यादि का प्रयोग करते हैं हम। तो इस माता पिता को तो आप तीनों में लेंगे सर, हमें तो ये बताओ जाएगा किसमें? तो किसी भी द्वंद्व समास के सामासिक पद को देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि इतरेतर में जाएगा, वैकल्पिक में जाएगा या समाहार में जाएगा। इसका निर्णय विग्रह के अनुसार होगा। विग्रह रूप अगर आपको दिया हुआ है तो ही आप बता पाओगे इतरेतर है, वैकल्पिक है या समाहार। नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरे पास तो यही तरीका है इसको समझाने का। हाँ, नोट। द्वंद्व समास का सामासिक पद कौन से उपभेद में जाएगा, उसका निर्णय विग्रह रूप के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? समास विग्रह के अनुसार होगा, विग्रह रूप के अनुसार होगा। विग्रह रूप के अनुसार होगा। लिख लिया?
अब मैं उदाहरण लिखा दूं। अब आपको क्या करना है, केवल विग्रह करना है। हाँ बहन जी, आप फर्स्ट वाली बहन जी। राम शब्द में कौन सा समास है? सेकंड है, बोलो। तीनों। मैंने बोला राम शब्द में, राम में नहीं बताओ तो कृष्ण में बता दो ये लो। मैंने तो लिख दिया ना मेरी तरफ से। कृष्ण को और कैसे लिखते हैं बताओ आप? हैं? पीछे चारों सब बहुवीरी बता रहे। सॉरी, शक्तिमान। यहाँ पर कोई समास नहीं है। आपको क्या दिख रहा था कि राम आ रहा है, रूढ़ हो चुका है? कहाँ रूढ़ हो चुका है भाई? हाँ, कम से कम दो पद आना जरूरी। कितने? दो पद आता। चलो कोई बात नहीं। सर आपने तो कहा था दो पद आना चाहिए, कितने पद लिख दिए अब? तीन लिख दिए। तो जहां भी आपको तीन पद लिखे हुए मिल जाए, यानी कि दो से अधिक पद लिखे हुए मिल जाए, तो एकमात्र समास कौन सा है? द्वंद्व समास है, जिसमें तीन पद आते हैं। ध्यान, लिखा है कि ये बात मैंने, दो से अधिक पद प्रयुक्त हो सकते हैं। दो से अधिक पद प्रयुक्त होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना विद्यार्थियों। ये जो आइपन चिन्ह आ रहा ना, इनकी जगह पे आपको और लगाना है। क्या लगाना है? और अगर प्रॉपर तरीके से लिखो तो कंद, मूल और फल। देखो, इसका दो प्रकार से आप विग्रह कर सकते हो। कंद और मूल और फल। देखो, कंद मूल का विग्रह कैसे करोगे आप? कंद मूल और फल, ये भी राइट है। और कंद और मूल और फल, ये भी राइट है। अब और किस में जाता है बताओ? इतरेतर, वैकल्पिक या समारंभ? बताओ। इतरेतर में जाता है तो इतरेतर में चला जाएगा। लिख लो इसको, कंद मूल फल। कंद मूल और फल, योजक चिन्ह जरूर लगाना इनके बीच में। क्या होगा? कंद और मूल और फल। हाँ? एक बात बोलू हटू? ऐसे बोल दे सर, साइड में हट जाओ। सीधी बहन जी। अब ऐसे टेढ़ी होगी तो पता नहीं, मेरे सामने तो सीधी बनती है। घर पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती बहन जी? करती है क्या? कंद मूल और फल, तो कंद और मूल और फल। ठीक है। राधा कृष्ण। भाई आप राधा की पूजा करते हो या कृष्ण की करते हो? विकल्प है ना आपके सामने। या तो राधा की कर सकते हो या कृष्ण की कर सकते हो, या राधा और कृष्ण की भी तो कर सकते हो। राधा का विलोम शब्द क्या होता है? कृष्ण हो सकता है। हो सकता है ना, तो विलोम शब्द सारे किस में जाएंगे? वैकल्पिक में जाएगा। अगर इस टाइप से आप इसका विग्रह कर रहे हो तो फिर इसको वैकल्पिक में लेके जाओगे आप। और अगर इस टाइप से कर रहे हो तो इतरेतर में जाएगा। और राधा कृष्ण इत्यादि हमारे में जा सकता है। लिख लिया? और लिखो। अब मैं शब्द बोल दूं? लिखो, सीताराम, राधा मोहन। योजक चिन्ह लगाना है इनके बीच में ना।
भाई बहन, पिता पुत्र, देश विदेश, अब देखो धनुर्बाण में कोई योजक चिन्ह नहीं है। धनुर्बाण, 68, दाल रोटी, दाल रोटी, गाय भैंस, स्त्री पुरुष, राम लक्ष्मण, योजक चिन्ह लगाना, राम कृष्ण, गौरी शंकर, हरिहर, तन मन धन, राम बलराम, कृष्ण बलराम, हाथी घोड़ा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल थे ना ग्राम दल के नेता, तन मन धन लिखा दिया था। देखो आन बान शान, आन बान शान, हाथी घोड़ा पालकी, 3 शब्द लिखने हैं। हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की मत लिखना, लिखो रोटी कपड़ा मकान, 45, 81, 81 लिखू, पैंतालीस, लिख लिया। सुत वित नारी, नाक कान, अन्न जल, बेटा बेटी, माँ बाप, भीमार्जुन, लिख लिया। देखो थोड़ा बहुत, आज कल, लाभ हानि, धर्माधर्म, 10 12, 100 200, सुख दुख, पाप पुण्य, राग विराग, जीवन मरण, सर्दी गर्मी, यश अपयश। उदाहरण लिखते रहो, फिर करने हैं आपको। आय व्यय, आय व्यय, लिख लिया। लिखो शुक्ल कर्षण, शुक्ल पक्ष कर्षण पक्ष होते हैं ना,
बक्ष्या भक्ष्य, भक्षा भक्ष्य। जय पराजय, सब लिखना। गमना गमन, गमनागमन। आयात निर्यात, शब्द ये वाला लिखना। उचितानुचित, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत लिखा देते। आगमन, निर्गमन, आगमन निर्गमन। लिख लिया। देखो कर्तव्य, कर्तव्य। लिख लिया। देखो आगे पीछे, भूत प्रेत। लिख लिया। हाथ पैर, चाय वाय। बोलते हैं ना कई मेहमान आते हैं घर पे, चाय वाय पियोगे क्या, चाय वाय बनाओ क्या। कई तो ऐसे कहते चाय बनाओ क्या। चाय पियोगे, चाय बनाओ। लिख लिया। देखो चाय पानी, जलवायु, जलवायु। अड़ोस पड़ोस, आमने सामने। जी जान, बहू बेटी। बहू में ऊ बढ़ाएगा। बहू बेटी। लिख लिया। काम काज, फल फूल, कीड़ा मकोड़ा, बाल बच्चा, तन बदन, धन दौलत, रुपया पैसा, कील कांटा, कंकड़ पत्थर, भूल चूक, तोल मोल, कपड़े लत्ते। लिख लिया। लिखो। ढीला ढाला, अगल बगल, खेत खलियान। लिख लिया। बनाओ।
शब्द बोलो। सीताराम, सीता और राम, इतने तरह के अनुसार कर लो। राधा मोहन, राधा और मोहन, भाई बहन। अब देखो ये भाई और बहन है ना, ये या भी कर सकते हो इसमें आप, और भी कर सकते हो, इत्यादि में भी जा सकता है, तीनों में चला जाएगा। तो और ही लगा लो अभी तो यहाँ तो। पिता और पुत्री कर लो, पिता पुत्री, पुत्र में पुत्र कर लो। तो जोर से बोलो। देश विदेश का क्या होगा? सुनना, ये तो विलोम शब्द हो सकता है, तो देश या विदेश। अगर प्रथम दृष्टया विलोम शब्द हो रहा है ना, तो उसमें कर लो। और अलग अलग करने की बात है तो इतरेतर में, और समूह का बोध करा रहा है तो समूह समार के अनुसार ले जाओ इसको। और बाकी तीनों में जा सकते हैं, वो विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा। है धनुर्बाण, दिखाया था ना मैंने। क्या बनेगा भाई इसका? धनुष और बाण। और वैसे तो ध्यान रखना, ये धनु शब्द होता है। देखो धनु, धन, बाण, इसमें कौन संधि हो रही है? विसर्ग संधि का छठा नियम काम कर रहा है, करा छठा नियम। तो संधि भी है, समास भी है इसमें, दोनों ही धनुर्बाण शब्द में दोनों है, संधि और समास दोनों। आगे बोलो। है 68, 8 और 60, 68 हो जाएगा। 68 होता है ना, उसको कहते हैं 68। अब ध्यान रखना, जैसे हम 68 लिखते हैं तो इसका मतलब आपको 8 और 60 समझना है, ना कि 60 और 8 समझे, ये गलत हो जाएगा फिर। 8 और 60। दाल रोटी, बताओ किसमें जाएगा? दाल और रोटी, हाँ और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लेकिन मेरी बात सुनना, हम खाना खा रहे हैं भाई, आपको दाल चाहिए या फिर रोटी चाहिए, या भी तो आ सकता है। हाँ तो जाएगा, दाल रोटी इत्यादि में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो मैंने यही तो कहा नहीं, तीनों में जा सकता है। फिर आप किस में लेके जाओगे? फिर ये तो बताओ मुझे कि सर इसको हम इतरेतर में माने, वैकल्पिक में माने, समार में। हम डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते, शब्द को देखकर नहीं बता सकते, विग्रह के अनुसार डिपेंड करेगा पूरा। जैसे कोई कहता है ना कि भाई ये तो उसमें चला जाएगा, चलो इसका बोध करा रहा, और का दोनों को अलग अलग करने का काम भी तो कर रहा है, और अलग कर रहा है। और वो जो वहां पे आदि इत्यादि जो आएगा वो समूह का बोध करा रहा है। केवल दाल दाल ही थोड़ी खाएंगे, रोटी भी तो खाएंगे, तो समूह हो गया ना, वो तो ग्रुप हो गया पूरा। आगे बोलो। गाय भैंस क्या होगा? गाय और भैंस। स्त्री और पुरुष। अब स्त्री का विलोम शब्द पुरुष भी होता है, तो स्त्री या पुरुष भी हो सकता है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, और आ जाएगा। और राम और कृष्ण, दोनों को अलग अलग करने का काम किया जा रहा है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, ये विलोम शब्द में भी जा सकते हैं। हरि हर, देखो हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब शिव, तो हरि और हर कर लो आप तो। और हरि का मतलब विष्णु है और हर का मतलब शिव है। तन मन धन का क्या करोगे बताओ? 3 पद आगे। और सुनना, वैसे मैं ट्रिक बताता नहीं हूं, लेकिन सामान्य तो बता देता हूं, जिसमें 3 पद आ जाए ना वह द्वंद्व समास है। जिसमें 3 पद आ जाए वहां पर द्वंद्व समास है। बाकी अगर कम पद रहे तो फिर अपने हिसाब से देख लेना, पहचान के अनुसार। तो इसका क्या होगा? तन, तन मन और धन हो सकता है, या फिर तन और धन और मन हो सकता है। राम बलराम का क्या होगा? राम और बलराम। कृष्ण बलराम का क्या होगा? कृष्ण और बलराम। जो योजक चिन्ह लगाया ना आपने, वहां पर और जोड़ना आपको, और कुछ नहीं करना। हाँ सुनो सुनो सुनो, जब विग्रह करते समय आपको योजक चिन्ह हटाना होता है। ये बात शायद मैंने नहीं लिखाई, लिख लो कहीं पे, ऐड कर लो। द्वंद्व समास में विग्रह करते समय योजक चिन्ह हटा दिया जाता है, या हटाना होता है। द्वंद्व समास में विग्रह करते समय योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। कोई सी भी शब्दावली लिख सकते हैं आप।
सब में योजक चिन्ह हटा रहे हो ना आप? और बोलो। हाथी घोड़ा, तो हाथी और घोड़ा हो जाएगा। हाँ। लाल बाल, कैसे लिख लें? लाल बाल पाल बोलते हैं वैसे तो, है ना? तो लाल और बाल और पाल, जो भी लिखा आपने किस अनुसार लिखा, और जोड़ दो और कुछ मत करो। योजक चिन्ह हटा के और जोड़ दो। अरे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, आपने सही लिखा होगा। लाल बाल पाल बोलते हैं वैसे, मैंने लाल पाल बाल लिख दिया। आन बान शान, तीन पद आ रहे हैं, तो आन और बान और शान हो जाएगा। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी और घोड़ा और पाल की, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, हाथी घोड़ा और पाल की। रोटी और कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान हो जाएगा। 45, 45 को बोलते 5 और 40। 81 का 1 और 80, 1 और 80। शुत वित्त नारी, शुत और वित्त और नारी। नाक और कान, नाक कान। अन्न जल, अन्न और जल। बेटा, बेटी का क्या होगा? सुनना, इसमें या जोड़ दोगे तो ठीक रहेगा थोड़ा। बेटा या बेटी विलोम शब्द के अनुसार कर लो। बेटा और बेटी भी हो सकता है, ध्यान रखना, और भी हो सकता है, या भी आ सकता है। नहीं तो मेरी बात सुनो, आता है सामान्यतः बोला था मैंने, हमेशा नहीं कि हमेशा बेटी ही पहले आए। बेटा बेटी भी तो हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसने किस प्रकार से दिया है। वैसे बेटी और बेटा होता है। माँ बाप, माँ या बाप, लेकिन माँ और बाप भी हो सकता है। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, अर्जुन हो जाएगा। देखो भीमार्जुन शब्द तो शायद मैंने लिखा था। भीमार्जुन शब्द में संधि भी हो रही है। कौन संधि हो रही? दीर्घ संधि भी हो रही है इसमें। भीम प्लस अर्जुन। आगे बोलो। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत विलोम शब्द हो सकता है। आज कल, आज या कल विलोम शब्द हो सकता है, वैकल्पिक में जाएंगे ज्यादातर। लाभ हानि, लाभ या हानि। धर्माधर्म, इसमें ध्यान रखना, धर्म शब्द में अधर्म जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अधर्म। तो धर्म का विलोम शब्द क्या होता है? अधर्म। तो इसमें या जोड़ लेना आप, धर्म या अधर्म। ये वैकल्पिक के अनुसार करो इसका विग्रह। अब ध्यान रखना, विकल्प आपके सामने 10 या 12 है, इसका विग्रह भी इस प्रकार होगा, 10 या 12। अब सुनना मेरी बात, 10 12 का 10 और 12 नहीं होगा। 10 और 12 तो क्या हो जाता? 22 हो जाता। यहां पे या ही लगाना पड़ेगा आपको। 100 200, 100 या 200, विकल्प है ना, विलोम नहीं है, विकल्प है। सुख का विलोम शब्द दुख होता ही है, सुख या दुख। पाप या पुण्य है। राग विराग, राग या विराग विलोम शब्द के अनुसार या लगा रहे हैं हम। जीवन मरण, जीवन या मरण, ये पूछा गया किसी में, मरण का विलोम शब्द क्या होता है? जीवन। सर्दी या गर्मी, सर्दी का विलोम शब्द गर्मी। यश का विलोम शब्द अपयश, यश या अपयश हो जाएगा। आय व्यय, आय का विलोम शब्द क्या होता है? व्यय। तो आय या व्यय। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है? कृष्ण। तो शुक्ल या कृष्ण है?
लिखाया था मैंने, लिखाया था भाई। तो भाई लग गया, क्या गया? दीर्घ संधि हो रही है, मिलके आ हो रहा है, तो बक्ष्या बक्ष्य हो जाएगा। तो बक्से या अबक्से, जय पराजय, जय या पराजय, या जोड़ दो। संधि हो रही है कि जय पराजय में? हाँ अभिषेक, संधि हो रही है? नहीं पता? हाँ हर्ष, नहीं हो रही संधि? आती नहीं है या हो नहीं रही है? जय पराजय में संधि हो रही है क्या? आयुष, नहीं हो रही? कौन कह रहा हो रही है? जय पराजय में संधि नहीं हो रही है? हाँ बता भाई, नहीं हो रही? पराजय में हो रही है? पराजय में तो परा प्लस जय, परा उपसर्ग है उसमें। हाँ आगे बोलो। गमना गमन, इसमें हो रही है कि संधि? इसमें दीर्घ संधि हो रही है, गमन या आगमन, विलोम शब्द कर दो इसका। हो गया क्या? आयात निर्यात, आयात का क्या होगा? आयात या निर्यात हो जाएगा। संधि हो रही है इसमें? संधि हो रही है क्या है? नहीं हो रही? आयात निर्यात में संधि नहीं हो रही? निर्यात शब्द में संधि नहीं है? है? मैंने पूरा शब्द बोला है, पूरा सामासिक पद बोला है मैंने। फिर देखो, यहां पर विद्यार्थियों याद शब्द में आ जुड़ा है, ये तो हो गया उपसर्ग, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नी उपसर्ग नहीं होता लेकिन निर होता है, ये भी उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, दो दो उपसर्ग आ रहे हैं। यहां संधि हो रही है ना भाई? नहीं यहाँ नहीं हो रही, यहाँ संधि नहीं हो रही, यहाँ केवल उपसर्ग के नियमों के अनुसार जुड़ा है। एक एक जगह संधि हो रही है केवल यहाँ पर, और दो जगह उपसर्ग जुड़ रहे हैं इसमें, और एक समास हो रहा है इसमें। तो उपसर्ग है इसमें, संधि है और समास है, प्रत्यय नहीं है। आगे बोलो। उचितानुचित, संधि हो रही है? कौन सी हो रही है? दीर्घ हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। समास हो रहा है, उपसर्ग आ रहा है, अनु आ रहा ना, अनु प्लस चित, अनुचित, चित में अनु जोड़ा तो अनुचित हो जाएगा ना, वो तो था ना। उचित में कैसे होगा? उचित में कैसे? अनु है तो उपसर्ग है, समास है और संधि है, प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय कैसे निकल जाएगा इसमें? प्रत्येक शब्द है, प्रत्यय नहीं है इसमें। नहीं कैसे बनाओगे, किसमें जोड़ोगे आप फिर? मूल शब्द ये होना चाहिए, फिर और देख लेंगे एक बार। आगे बोलो। आगमन निर्गमन, आगमन या निर्गमन विलोम शब्द हो जाएगा। कर्तव्य, कर्तव्य का क्या हो जाएगा? कर्तव्य या अकर्तव्य, विलोम शब्द कर दो इसको। आगे बोलो। है? आगे पीछे क्या होगा? विलोम शब्द कर दो।
आगे या पीछे, भूत प्रेत, सुनना मेरी बात। अब इसका क्या करोगे, इत्यादि जोड़ दो, इत्यादि जोड़ दो या आदि, आदि भी जोड़ सकते हो, इत्यादि भी जोड़ सकते हो, लेकिन दोनों में अगर कभी जोड़ने की बात आए तो इत्यादि जुड़ेगा, ध्यान रखना। दो से ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं वहां पे इत्यादि जुड़ता है, और दो से कम होते हैं उसमें कितना जुड़ता है, आदि जुड़ता है। लेकिन यहाँ दो से ज्यादा आ ही नहीं रहे अपने पास पद, तो जहां एक पद आए वहां तो कर देना आदि, और जहां एक से अधिक आ जाए वहां जोड़ देना इत्यादि। हाथ पैर इत्यादि कर दो। हाँ, चाय वाय। हाँ चेतना बता, है चाय वाय इत्यादि, चाय आदि होगा इसका। ठीक कहता हूँ लगातार क्लास लिया करो। अब ध्यान रखना, यहाँ पे सर वाय का क्या हुआ, वाय एक निरर्थक शब्द था। वाय क्या था, निरर्थक शब्द। और मैंने आपको स्पष्ट लिखाया है कि यदि अगर द्वंद्व समास में कोई पद निरर्थक आ जाता है तो उसका हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते। लिखा ही नहीं लाइन मैंने आपको, तो फिर देखो ये उदाहरण जब भी आपसे हल होंगे तब आपको पहली बात तो दूसरे समास आते हो, पहली बात तो क्या आना चाहिए, दूसरे समास आने चाहिए। और साथ ही में इस समास की जो पहचान बताई है वो सारी पहचान आपने जो लिखी है उनको लागू करना आना चाहिए, जो लिखने से पार नहीं पड़ती है। चाय पानी, अब चेतना ही बताएगी इसका, इसका क्या करें, तो पानी को नहीं हटाएंगे। देखो मेरी बात सुनो 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 सुनो, यहाँ पे चाय वाय, चाय का मतलब तो चाय के लिए होता है, वाय के लिए मतलब ये होता है कि चाय के साथ हम पानी भी पीते हैं, कुछ अल्पाहार भी खाते हैं उसके साथ। तो वाय का मतलब तो ये होता है, हम जैसे सामान्यतः बोलते हैं ना चाय वाय, इसका मतलब वाय का मतलब ये होता है यहाँ पर। लेकिन चाय पानी का मतलब चाय पिलाई जाएगी आपको और पानी पिलाया जाएगा, उसके अलावा कुछ खिलाया नहीं जाएगा, बिस्किट नमकीन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा साथ में। तो आपको जैसे दिया चाय पानी, चाय पानी जब भी बोलो ना आप किसी को सोच समझ के बोलना, चाय और पानी पिलानी, उसके अलावा कुछ नहीं खिलाना। तो इसका क्या होगा, चाय पानी इत्यादि कर दो या आदि कर दो चलेगा ना। और इसमें क्या करना है, केवल चाय आदि करना है आपको। आगे बोलो, जलवायु, हाँ चेतना बता, है जल और वायु, जलवायु इत्यादि भी हो सकता है, जल और वायु भी हो सकता है, और जलवायु इत्यादि भी हो सकता है, दोनों में चल जाएगा ये। हाँ, अब बहन जी इधर बैठती तो बहन जी सवाल पूछा, उसने पीछे बैठना चालू कर दिया। इधर से पूछता हूँ, उधर कोने वाला भाई बता रहा है, क्या बोला था शब्द, अड़ोस पड़ोस। एक मिनट, पहले तो अड़ोस होता है पड़ोस होता है, ये दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। नहीं, केवल पड़ोस होता है, अड़ोस नहीं होता। अड़ोस तो केवल निरर्थक शब्द हम यूज लेते हैं उसमें। तो इसका क्या होगा, पड़ोस आदि, इसमें इत्यादि मत करना पर, लेकिन फिर भी अगर विग्रह में इत्यादि दे रखा तो मान लेना वहां पर, ये नहीं सर ने कहा था। क्या क्या होगा, पड़ोस आदि, और पड़ोसी में एक ही मात्रा आती है, आमने सामने, सामने आदि, इसका विग्रह क्या होगा, सामने आदि। यहां जो आमने शब्द लिखा है ना आपने, वो निरर्थक शब्द है जिसका हमने विग्रह करते समय क्या कर दिया, लोप। और हाँ सुनो, ये जो निरर्थक शब्द है ना, अगर आपसे पूछा जाए इतरेतर में आते हैं, वैकल्पिक में आते हैं, समार में आते हैं, तो समार वाले में आते हैं, नोट डाल लो कहीं पर भी। निरर्थक शब्द प्राय समाहार द्वंद्व समास में प्रयुक्त होते हैं, इसमें आते हैं। निरर्थक शब्द प्राय समाहार द्वंद्व समास में प्रयुक्त होते हैं, समाहार द्वंद्व समास में प्रयुक्त होते हैं। आगे बोलो, जी जान बताओ, क्या करे इसका विग्रह, जी और जान नहीं, जी जान इत्यादि। सही तो ये होगा, बाकी तो कुछ भी कर सकते हो आप, हैं। जी का मतलब जीवन से लिया गया है, जान का मतलब ताकत से लिया गया है। अरे तो जान का मतलब ताकत से लिया गया है, जान लगाओ,
कहते हैं जान लगाओ, ताकत लगाओ। ऐसे तो हो सकता है, लेकिन जान का मतलब ताकत भी होता है। हैं? जी खराब हो रहा है, मन मन खराब हो रहा है, ये भी तो कई बार बोलते हैं ना। हाँ, तो फिर देख ले। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। इत्यादि लिख लो आप तो, जी जान इत्यादि। और इत्यादि ना मिले तो आदि लगा लेना, और फिर ये दोनों ही ना मिले तो फिर और लगा लेना। हाँ बोलो। नहीं, इसकी इसका इसका बात बिल्कुल सही है। अरे नहीं नहीं, रुको 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 रुको। देखो, आपने सवाल तो सही पूछा है, लेकिन थोड़ा सा गलत समय पे पूछ लिया आपने। देखो, हम लिंग पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? लिंग पढ़ते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं हिंदी में। एक तो पुंलिंग होता है, और एक स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। और संस्कृत में पढ़ते हैं तो तीन होता है, एक नपुंसक लिंग भी होता है। तो अगर केवल सीता आएगी, केवल सीता आएगी तो स्त्रीलिंग, और राम आएगा तो किस में जाएगा? अकेले अकेले आए तो। लेकिन सीताराम खुद का सवाल ये है कि सर, सीताराम जो शब्द है ये किस में जाएगा? अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी मैं तेरा क्वेश्चन का तू पूछेगा नहीं ना, उससे पहले मैं आंसर दे दूंगा। देखो, ये इन दोनों शब्दों में, ये दोनों टाइप से लिखते हैं, दोनों राइट है, ध्यान रखना। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब अकेला सीता पूछता तो कौन सा जाता? स्त्रीलिंग। अकेला राम पूछता तो पुंलिंग। अकेला सीता पूछता तो, राम पूछता तो पुल्लिंग। और दोनों में अगर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में पुंलिंग होता है। दोनों ही इसमें जाएगा। है? नहीं, वो सीता के राम के लिए नहीं आया है। दो पद आए हैं यहाँ पर, और दोनों पद अपनी जगह पे अर्थ प्रकट कर रहे हैं। और जहां दोनों, है? ना 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 ना, सीतापति बोल सकते थे आप। अगर सीतापति बोलते हैं ना तो फिर बहुवीरी में लेके जा सकते थे। लेकिन सीताराम को हम बहुवीरी में नहीं लेके जाएंगे। राम तो खुद ही अपने आप में देवता है, भगवान है। अलग से उसको बताने की जरूरत नहीं है। किसकी? या विशेषता बताने की कहां जरूरत है? यहाँ दो पद आए हैं, दोनों पद स्वतंत्र है, और दोनों पदों का अपना खुद का प्रधान अर्थ है। दोनों पदों का जब प्रधान अर्थ होता है तो द्वंद्व समास में जाता है, बहुवीरी में जा ही नहीं सकता। सीताराम शब्द बहुवीरी में नहीं जा सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकता। नहीं हो सकता। नहीं नहीं हो सकता। नहीं 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 हो सकता। सीता का है जो पति हो सकता था, सीता पति बोल सकते हैं आप। नहीं, ऐसे थोड़ी यार, ऐसे तो तुमको कोई से को लेके आ जाओ। ये तो तुम फंसाने वाली बात कर रहे हो। नहीं, देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो, आप कोई भी चीज है उसको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। अगर सीताराम ऐसा लिखा मिले तो भी राइट है, और ऐसा लिखे तो भी राइट है। और दोनों में द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। अब आप इसका विग्रह कर सकते हो, तो विग्रह करने के तरीके में दो बता सकता हूं आपको इसका। सीता और राम कर सकते हो, सीता और राम कर सकते हो, सीता या राम कर सकते हो। यानी कि इसको वैकल्पिक में भी ले जा सकते हो आप, और इतरेतर में भी ले जा सकते हो। हाँ, नहीं जाएगा। देखो, ऐसा मेरे पास ऑथेंटिक प्रमाण तो नहीं है, पहले बता देता हूं कि बहुवीरी में नहीं जाएगा। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अभ्यास रहा आज तक का, उसमें मैंने कभी भी ये नहीं पढ़ा कि बहुवीरी में जाएगा। और अगर दिया भी होगा कोई छोटी मोटी गाइड में, अगर किसी में ऑथेंटिक जो गाइड है नहीं है उनमें अगर दे रखा है, तो आदमी क्या होता है, कई बार बच्चों को उलझाने का काम भी करता है। बाकी अगर हम इसको सुलझ कर सही रास्ते पे चलना चाहिए, तो आप केवल इसको द्वंद्व समास में पढ़ लेना। द्वंद्व समास करके आ जाओगे तो भी आपका राइट है। ठीक है, आगे बोलो। देखो, आपने पहले पूछा था मेरे सर लिंग बताओ आप पहले आपने क्या पूछा सर, इसमें लिंग कौन सा होगा? द्वंद्व समास में जब दोनों के लिंग अलग अलग होते हैं, दोनों पदों के, लेकिन दोनों जब जुड़ जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में उनको पुंलिंग में रखा जाता है। किसमें रखा जाएगा? पुंलिंग में, चाहे दोनों के लिंग अलग अलग है। आगे बोलो। बहू बेटी, तो बहू बेटी इत्यादि कर दो।
कामकाज इत्यादि कर दो, हैं? फल फूल इत्यादि कर दो, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि कर दो। बाल बच्चा का क्या होगा बताओ? हम्म? बाल बच्चा या बाल बच्चे इत्यादि? तन बदन इत्यादि, धन दौलत इत्यादि, इत्यादि इत्यादि जोड़ दो बस, और कुछ मत। रुपया पैसा क्या होगा? रुपया पैसा इत्यादि होगा, रुपया इत्यादि होगा। पैसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? दोनों पद अलग अलग है, रुपया रुपये की जगह, पैसा पैसे की जगह पर, इत्यादि आएगा। कील कांटा दोनों अलग अलग है, इत्यादि दोनों अलग अलग है। भूल चूक का बताओ, तो चुकना नहीं आएगा। भूल आदि कर दो, भूल आदि। हाँ, इसका क्या होगा? कपड़े आदि, लत्ते नहीं आएगा, ध्यान रखना। तोल मोल का दोनों आएंगे, क्या आएगा? दोनों आएंगे, तोल मोल इत्यादि। ढीला ढाला क्या होगा? ढीला आदि। अगल बगल का क्या होगा? अगल नहीं आएगा, बगल आदि। क्या होगा? खेत खलियान इत्यादि। खेत अलग होता है, खलियान अलग होता है। खेत तो जानते हैं आप, खलियान जाए एकत्रित करते हैं ना उसको, तो बोलते हैं। हो गए सारे? हमें कितना हो गया? ठीक है। तो आज का समय हमें अब हिंदी पढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। हिंदी के ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज द्वंद्व समास शुरू किया, आज इसको समाप्त कर दिया। अब जो भी बच जाता है द्वंद्व समास के अलावा दूसरे समास जो बच रहे हैं, उनके ऊपर कल चर्चा करेंगे, है ना। धन्यवाद विद्यार्थी।